हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम यूनिट 7 को स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ब्रांड मैनेजमेंट एंड थियरीज एंड मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर रोल्स ऑफ ब्रांड आते हैं, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, काफ़ी टॉपिक आते हैं। सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा थियरीज को भी डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर की क्या थियरी होती है। कंज्यूमर एंड बिजनेस बिहेवियर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो यूनिट वाइज हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के क्या मॉडल होते हैं। सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या था, जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखी है तो पहले एक बार पोस्ट करके आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मीनिंग था। देन कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स के, अपने कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करते हो। बिहेवियर इन द सेंस कि कैसे वो सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, फिर उसे कैसे वो परचेज करते हैं, परचेज डिसीजन वो कैसे लेते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं और कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, और उसके बाद उनका पोस्ट परचेज एक्शन क्या होता है। इन सब चीज़ों की स्टडी करना ही क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कस्टमर कितना लाइकली है कि आगे आने वाले टाइम में वो आपके प्रोडक्ट को फिर से बाय करेंगे या नहीं, कि आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे या नहीं। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी है एक कंज्यूमर की, कि कैसे वो सेलेक्ट करता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, देन उसे वो कैसे खरीदता है, किस टाइम खरीदता है, उसके परचेज डिसीजन कैसे होते हैं, उसे कैसे यूज़ करता है, कैसे डिस्पोज ऑफ करता है। इनकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। और मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमें यही बताते हैं कि वेरियस मॉडल हैं, जो वेरियस हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दे रखे हैं कि कैसे एक कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। उसके डिफरेंट मॉडल हैं, कुछ ट्रेडिशनल मॉडल हैं, कुछ मॉडर्न मॉडल हैं। तो ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर आते हैं इकोनॉमिक, लर्निंग, साइको एनालिटिक एंड सोशियोलॉजिकल मॉडल। देन मॉडर्न के अंदर आता है हॉरवर्ड सेठ मॉडल, निकोशिया मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल एंड एंजल कोलेट मॉडल। तो इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेडिशनल कौन से एंड मॉडर्न कौन से, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा मॉडर्न मॉडल नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल के अंदर कौन से आते हैं, मॉडर्न के अंदर कौन से आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज इकोनॉमिक मॉडल, जो पहले ट्रेडिशनल मॉडल को डिस्कस करते हैं। सो इकोनॉमिक मॉडल हमारा फर्स्ट मॉडल है, जो किसने दिया है, मार्शल ने दिया है। इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मार्शल का जब नाम आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है, ये इकोनॉमिक का नाम आता है। तो इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिक्स का मतलब आता है। तो इकोनॉमिक्स की यूनिट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी अगर आपने देखी होगी तो मुझे रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर किसी के लिए ये वीडियो न्यू है, उन्होंने पहले की यूनिट नहीं की है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी गुड अगर आप कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट लेते हो, तो फर्स्ट चॉकलेट जब आप खाते हो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकंड जब आप कंज्यूम करोगे, लगातार आपको कंज्यूम करनी है, अगर आप सेकंड कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पहले वाले से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। देन जब आप थर्ड कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेकंड वाले से भी कम होगा। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यही हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हर नेक्स्ट कंजप्शन पे आपकी सेटिस्फैक्शन कितनी होगी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, वो हमारी टोटल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताती है कि अगर हम लगातार कंजप्शन करते हैं तो हमेशा हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल आप बहुत भूख लग रही है आपको, तो आप क्या करते हो, पहली रोटी जब खाते हो तो आपको 10 की सेटिस्फैक्शन मिली, कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। बट जैसे ही आपने दूसरी रोटी खाई आपकी सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम हो गई, क्योंकि पहले से आप कंज्यूम कर चुके हो, तो वो इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, वर्थ थोड़ी कम हो जाती है। थर्ड आप खाओगे तो उससे भी कम मिलेगी, और आगे जाके ऐसा हो जाएगा कि अगर आप छठी खा रहे हो तो आपको नेगेटिव में भी सेटिस्फैक्शन, कि अब पेट भर गया, वो और नहीं खाई जा रही, तो वो आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव सेटिस्फैक्शन हो जाती है। तो अब हमारा क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इसी यूटिलिटी के थ्योरी पे बेस्ड है। इट एक्सप्लेन वॉट कंज्यूमर वुड परचेज एंड इन वॉट क्वांटिटी। बिकॉज इकोनॉमिक मॉडल हम किसके सेंस में कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के सेंस में। तो मार्शल का दिया हुआ इकोनॉमिक मॉडल हमें क्या कहता है, वो हमें बताता है कि कैसे कस्टमर डिसाइड करता है कि उसे क्या परचेज करना है और किस क्वांटिटी में परचेज करना है, और वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा, उसकी यूटिलिटी पे। यानी कि उसे क्या लगेगा कि जो उसे मैक्सिमम यूटिलिटी देगा उस चीज़ को वो परचेज करेगा, और उस क्वांटिटी तक ही परचेज करेगा जब तक उसकी यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। अगर उसकी सेटिस्फैक्शन
सेटिस्फेक्शन नेगेटिव होती जाएगी तो वो परचेज नहीं करेगा। अगर किसी चीज़ को आप परचेज करना ही नहीं चाहते, उससे आपको क्या नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि उससे आप डिससेटिस्फाई हो रहे हो, तो आप उसे क्यों परचेज करोगे। तो इसके थ्रू हमारा क्या है, इकोनॉमिक मॉडल का कहना है कि हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि उसको कंज्यूम करके हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमें कितना परचेज करना है और क्या परचेज करना है। तो पहला कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मार्शल का क्या मानना है कि कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड होता है कि उसकी क्या यूटिलिटी है, वो क्या सोचता है कि उस प्रोडक्ट से उसे कितनी यूटिलिटी मिलेगी। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। इट एज्यूम दैट द लिमिटेड परचेजिंग पावर कंज्यूमर एलोकेट एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट एज पर द टेस्ट एंड नीड ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी। इसका मानना क्या है कि जैसे कस्टमर की क्या होती है, परचेजिंग पावर लिमिटेड होती है कि आपके पास 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 1000 रुपये, ऐसे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं, तो इसकी आपकी परचेजिंग पावर 100 रुपये स्पेंड करने की ही है। तो कस्टमर क्या सोचता है कि उसे क्या कंज्यूम करना है और कितना कंज्यूम करना है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम यूटिलिटी पे, कि जो प्रोडक्ट उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी देगा, उसी को वो क्या करेगा, परचेज करेगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक मॉडल। तो इकोनॉमिक मॉडल के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम उसको, एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है जो उसे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है विद इन द लिमिटेड इनकम। तो इसकी इकोनॉमिक मॉडल की क्या असम्पशन हुई कि कस्टमर किस चीज़ को देखता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को देखता है, यानी कि मैक्सिमम यूटिलिटी को फॉलो करने की कोशिश करता है। रेशनल डिसीजन लेगा। रेशनल का मतलब सोच समझ कर, लॉजिकल डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेता। एक कंज्यूमर सोच समझ के डिसीजन लेता है। अगर एक कंज्यूमर रेशनल डिसीजन ले रहा है तभी वो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकता है, अदरवाइज वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, बहुत अच्छे से आप उसको यूटिलाइज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो, तो आपको रेशनल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। और रेशनल डिसीजन मेकिंग के अलावा क्या है कि यूटिलिटी कॉन्सेप्ट अवेयरनेस। हमें 3 चीज़ों को एज्यूम करके चलना है कि हमारा जो कस्टमर है वो अवेयर है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि उसे पता है कि सेटिस्फेक्शन कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, तभी तो वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। तो वो क्या है, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे फोकस कर रहा है और रेशनल डिसीजन लेगा। ये हम एज्यूम करके चलते हैं, यानी कि मान के चलते हैं। अगर ये तीनों एजम्पशन फुलफिल होंगी तभी इकोनॉमिक मॉडल क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। क्योंकि अगर एक कंज्यूमर को ये पता ही नहीं कि यूटिलिटी मॉडल क्या है, तो हम कैसे मान लेंगे कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी को देख के ही क्वांटिटी को परचेज करता है और मैक्सिमम यूटिलिटी के देख के ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। अगर मुझे ये पता ही नहीं कि यूटिलिटी क्या है, तो मैं कैसे कहूँगी कि मैंने यूटिलिटी के बेस पे डिसाइड किया कि मुझे क्या और कितना कंज्यूम करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर कस्टमर यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को जानता है, वो अच्छे से रेशनल डिसीजन लेता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको फोकस कर रहा है। सो इकोनॉमिक मॉडल क्या हुआ, इकोनॉमिक मॉडल हमें मार्शल ने दिया है, जो ये कहता है कि एक कस्टमर डिसाइड करता है कि उसे क्या परचेज करना है और कितना परचेज करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, की कौन सी चीज़ों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी उसी को वो परचेज करता है। और ये तीनों उसकी अजम्पशन है। ये अब इसके अंदर हमारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिक मॉडल के अंदर कि रेशनल थिंकिंग हमेशा पॉसिबल नहीं है। हमने एज्यूम करके चला कि हर कंज्यूमर रेशनल थिंकिंग करेगा, बट हर कंज्यूमर रेशनल थिंकिंग नहीं करता है। ये चीज़ रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। हर बार जब आप चीज़ खरीदने जाते हो तो हर बार आप रेशनली उसमें इतना ज़्यादा सोचते, लॉजिकली नहीं सोचते हो। और इंक्रीज इन इनकम नॉट ऑलवेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी परचेजिंग, क्योंकि इसके अंदर हम ये 3 पॉइंट लेके चलते हैं। प्राइस इफेक्ट को देखते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को देखते हैं। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी डिमांड उसके लिए डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। और किसी चीज़ की प्राइस अगर डिक्रीज होंगे, कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इफेक्ट तो ये बोल रहा है। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करते हो, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम, पहले आपके पास 500 रुपये थे तो आप 2 ही क्वांटिटी खरीद पा रहे थे। अब आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो आप 4 खरीद सकते हो। तो इनकम के साथ आपकी क्या होती है, इनकम अगर आपकी इंक्रीज हुई तो आप क्वांटिटी भी ज़्यादा परचेज करोगे, इनकम डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी कम परचेज करोगे। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल टी है और कॉफ़ी है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं कि अगर आप टी नहीं लोगे तो कॉफ़ी ले लोगे, कॉफ़ी नहीं होगी तो टी ले लोगे। तो अगर टी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, यानी कि टी अगर महंगी होगी तो ऐसे कंज्यूमर्स जो टी को कंज्यूम करते थे वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पे। तो अगर टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, कॉफ़ी की। अगर टी के प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड किसकी डिक्रीज होगी, कॉफ़ी की, क्योंकि फिर वो जाके वापस टी पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों इफेक्ट इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। बट इसमें जो इनकम इफेक्ट है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई बार आप मान लो पुअर क्वालिटी के या फिर इतनी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप क्या सोचोगे, आपकी आप
ब्रांडेड लो तो इसका मतलब हम हमेशा इनकम के इंक्रीज होने पे उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करते, कई बार हम उसे ड्रॉप करके नए प्रोडक्ट पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा पहला मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल। अब हमारा सेकंड मॉडल है, वो है लर्निंग मॉडल। तो लर्निंग मॉडल क्या कहता है कि जो पीपल क्रिएट देयर कंज्यूमर बिहेवियर एज पर देयर नीड, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो किसी मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड नहीं होता। इसका ये मानना नहीं है कि वो मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है कि आप सेटिस्फेक्शन के बेस पे करते हो, नहीं। इसका मानना है कि एक पर्सन को क्या चाहिए वो अपनी नीड के बेस पे डिसाइड करता है, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को वो परचेज करेगा। ये हमारा लर्निंग मॉडल कहता है। यानी कि इसने बहुत सिंपल सी बात बोली कि हम क्यों देखें कि क्या चीज़ जितना सेटिस्फेक्शन दे रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, प्राइस इफेक्ट क्या है, ये सब ना देख के हमें सिर्फ इतना पता है कि कंज्यूमर उस चीज़ को बाय करता है जो उसकी नीड होती है, यानी कि जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो उस चीज़ को बाय करता है, वो उसका बिहेवियर है, दैट इज लर्निंग मॉडल। तो लर्निंग मॉडल काफ़ी सिंपल मॉडल हो गया। वो क्या कह रहा है कि पीपल उसी चीज़ को बाय करते हैं, उसी चीज़ के लिए कंज्यूमर बिहेवियर होता है जिस चीज़ की उन्हें नीड है, एंड इट हेल्प्स टू प्रमोट एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट विद स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स एंड यूजेस। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, अगर आपको उसकी नीड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, तो आप उस प्रोडक्ट को बाय करोगे, ऐसा मानना है लर्निंग मॉडल का। तो लर्निंग मॉडल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर दो चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो हमारी बेसिक नीड यानी नीड हमारी कौन सी होती है, जो मीन्स हमें जो हमारी सबसे लोअर लेवल की नीड होती है कि सबसे कम हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं, उसके बाद जो मनी बच जाता है उसको हम लर्निंग नीड में डालते हैं, यानी कि फियर और गिल्ट। यानी कि अगर आपको कोई माइंड में आपके ये फियर होता है कि भाई मेरा स्टेटस कम दिखेगा, मेरे पास ये होने चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बेस पे आप लर्निंग नीड के थ्रू बाय करते हो। तो इसका मानना ये है कि आप अपनी नीड के बेस पे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बेस पे ही क्या करते हो, किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो और उसे परचेज करते हो। तो पहला मॉडल था इकोनॉमिक मॉडल, जिसका मानना क्या था कि एक कंज्यूमर बाय करता है अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल यूटिलिटी। वो मार्जिनल यूटिलिटी की स्टडी करता है, जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है उस चीज़ को वो बाय करता है, और वो एज्यूम करके चलता है कि हर कस्टमर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में अवेयर है, रेशनल डिसीजन मेकिंग करेगा, एंड उसको क्या होगा, रेशनल डिसीजन मेकिंग के साथ साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे फोकस करेगा। वो हमारा क्या था, इकोनॉमिक मॉडल मान के चलता है। देन इकोनॉमिक मॉडल के बाद हमारा क्या आया, लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल क्या कहता है कि जो भी हमारा है, मीन्स हमारी नीड पे बेस्ड है, नीड क्या है हमारी, हम क्या नीड है, हमारी क्या ज़रूरत है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना। तो पहला था इकोनॉमिक मॉडल जो मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, दूसरा है लर्निंग मॉडल जो हमें बताता है कि हमारी क्या नीड है, उसी के बेस पे कंज्यूमर बिहेवियर बनता है। पहले हम बेसिक नीड को चुनते हैं, उसके बाद हम लर्निंग नीड पे आते हैं। देन थर्ड है हमारा साइको एनालिटिक मॉडल। साइको एनालिटिक मॉडल हमारा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, अगर आप साइको एनालिटिक की बात करो तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस आई थिंक यूनिट 1 और 2 के अंदर था ये, कि हमने जब पर्सनैलिटी की स्टडी की थी, पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्रूड की थ्योरी थी वही इसके अंदर कंसिडर की जाती है। जो फ्रूड की थ्योरी थी पर्सनैलिटी के अंदर, उसी को ये कंसिडर करता है कि वो मानता है कि जो फ्रूड ने बोला था वही चीज़ें इंपैक्ट करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को। इस थ्योरी का मानना है कि एक पर्सन जो डिसाइड करता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना, वो कैसे लेना है, उसके अंदर उसके बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का हाथ होता है। यानी कि जो वो बिल्कुल कंप्लीट होशो हवास में एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड दोनों चीज़ों के जो इम्पैक्ट हैं हमारी बाइंग के ऊपर पड़ते हैं, ऐसा मानना है साइको एनालिटिक मॉडल का। दिस मॉडल इज कंसर्न्ड विद द पर्सनैलिटी, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी थ्योरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी की ही थ्योरी है साइको एनालिटिक, जो क्या कहती है कि पर्सनैलिटी इन 3 चीज़ों से बनती है, और साइको एनालिटिक मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर में क्या कहता है कि इन 3 चीज़ों से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ परचेज करनी है और क्या नहीं करनी। says that human behavior is a great extent is directed by the complex set of deep stated motions and consumer behavior affected by these। कि consumer behavior साइको एनालिटिक मॉडल क्या कहता है कि इन 3 चीज़ों से जो हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करती हैं, यही 3 चीज़ें क्या करती हैं, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइको एनालिटिक मॉडल के अंदर किसकी थ्योरी को फॉलो किया जाता है, फ्रूड की थ्योरी को फॉलो किया जाता है, और किन 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। इसमें क्या माना जाता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे बाइंग बिहेवियर के लिए। तो आईडी हमारी क्या होती है, जो अनकॉन्शियस माइंड में होती है, यानी कि जब हम जैसे एक तरीके से ड्रीम में हैं, अगर हम सो रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी होश नहीं होता, तो वो हमारा क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड। उस टाइम हम कुछ भी ये नहीं सोचते, कोई फियर की चीज़ हम नहीं सोचते, क्योंकि आप जो सोचते हो मीन्स अगर आप सोते टाइम कुछ सोच रहे हो, कोई आप अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे हो, तो आप नेगेटिव चीज़ों को ना कंसिडर करके सब कुछ अच्छा कंसिडर करते हो कि ये होगा वो होगा। तो वो आपका क्या है, प्लेजर ओरिएंटेड। जब भी आप सपने देखते हो, अपनी मर्जी से सपने देखने की कोशिश करते हो कि ऐसा होगा फ्यूचर में, मैं ऐसा करूंगा, तो आप बुरी चीज़ों को नहीं, सिर्फ प्लेजर को ओरिएंट
करते हो, बट लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या कहती है, नेक्स्ट स्टेज ईगो, जो हमारी कॉन्शियस माइंड में आ जाती है कि आपको रेशनली सोचना है, रियलिटी को भी कंसिडर करना है। तो जो आप परचेज करते हो उसके अंदर आपकी आईडी का भी एक पार्ट होता है, यानी कि क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आप सोचते हो, आपका प्लेजर क्या है, वो भी इम्पैक्ट डालता है। देन ईगो यानी कि रियलिटी भी इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल आप लेना तो लैम्बोर्गिनी चाहते हो बट आपके पास पैसे हैं तो नहीं, तो आपकी जो ईगो है वो भी, यानी कि आपकी रेशनल थिंकिंग, रियलिटी भी इम्पैक्ट डालती है, एज वेल एज सुपर ईगो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको भूख लगी थी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप क्या क्या खा रहे हो, आपकी जो फेवरेट डिशेज आपने इमेजिन किया, वो तो आपकी आईडी हुई, लेकिन इमेजिनेशन से पेट तो नहीं भरता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियलिटी में कहीं ना कहीं से फूड अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप कहीं से चोरी करो तो वो क्या है, उसके लिए आप सुपर ईगो की स्टडी करते हो। सुपर ईगो आपको क्या बताता है कि जो एक्शन आपने ईगो में करने के लिए सोचा है, क्या वो मोरली करेक्ट है, क्या वो राइट है या रॉन्ग है, ताकि हम सोसाइटी के अंदर अच्छे से रह सकें। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी बाइंग का डिसाइड करते हैं, यानी कि हम क्या पाना चाहते हैं, क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं, वो आईडी से देखते हैं। फिर रेशनली वो कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से हम उसे परचेज कर सकते हैं, रियलिटी को देखते हैं। और फिर देखते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है क्या वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमें क्या चीज़ें परचेज करनी है और क्या नहीं करनी। ये है हमारा साइको एनालिटिक मॉडल। तो ट्रेडिशनल मॉडल में सबसे पहले इकोनॉमिक मॉडल जो मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड था, उसके बाद लर्निंग मॉडल जो हमारी नीड के ऊपर बेस्ड था, साइको एनालिटिक मॉडल यानी कि जो हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पे बेस्ड है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के ऊपर। नाउ फोर्थ एंड लास्ट ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल इज सोशियोलॉजिकल मॉडल। सोशियोलॉजिकल मॉडल काफ़ी इजी मॉडल है जो हमें क्या कहता है कि जो भी हम परचेज करते हैं उसके अंदर हमारे आसपास हमारी जो सराउंडिंग है उसमें कैसे लोग हैं उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ परचेज करने की सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कार परचेज करने की सोच रहे हो, तो आपकी फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, आपके रिलेटिव्स की उस कार के रिगार्डिंग क्या थिंकिंग है, क्या परसेप्शन है, अगर वो एग्री करेंगे तभी आप क्या करते हो, परचेज करते हो। उनका ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है। तो सोशियोलॉजिकल मॉडल यही कहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक इंडिविजुअल क्या परचेज करेगा, उसका कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज़ से अफेक्ट होता है, सोसाइटी से। क्योंकि कंज्यूमर एक क्या है, पार्ट ऑफ सोसाइटी है, आपको सोसाइटी के अंदर ही रहना है, वहीं सारे काम करने हैं। तो एक पर्सन जो है वो सोसाइटी को कंसिडर करता है जब भी वो कुछ चीज़ परचेज कर रहा होता है। द इंटरेक्शन विद ऑल द सेट ऑफ सोसाइटी हैज़ इंपॉर्टेंट इंप्रेशन टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट होता है सोसाइटी से, कि सोसाइटी में जो लोग हैं जैसे कि उसकी फैमिली है, फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव्स हैं, जितने भी पर्सन उससे क्लोज हैं, उसके नेबर्स हैं, उन सब चीज़ों का, उन सब का इम्पैक्ट पड़ता है उसकी कंज्यूमर की बाइंग पे, कि वो क्या चीज़ बाय करेगा कि ताकि वो अपना अच्छा स्टेटस बना पाए, अच्छी रिस्पेक्ट वो मेंटेन कर पाए। तो ये था हमारा सोशियोलॉजिकल मॉडल। तो ट्रेडिशनल मॉडल हमारे पूरे हो रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल, साइको एनालिटिक मॉडल एंड सोशियोलॉजिकल मॉडल। नाउ मॉडर्न मॉडल। मॉडर्न में सबसे पहले आता है हॉर्वर्ड सेठ मॉडल। ये हमारे क्या, दो लोगों ने दिया है, उसी से इसका नाम पड़ा है। जॉन हॉर्वर्ड एंड जगदीश सेठ ने मिलकर इसे दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है, हॉर्वर्ड सेठ मॉडल, जो 1969 में इन्होंने अपनी पब्लिकेशंस में दिया था, एक बुक में दिया था, द थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर। द थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर के अंदर इन्होंने इसे मैंशन किया था। तो ये क्या एज्यूम करके चलते हैं कि एक पर्सन अपनी एक्सपीरियंस से सीखता है। आपने एक चीज़ को पहले बाय किया है, अगर आपका उसके से जो सेटिस्फेक्शन है वो अच्छा रहा है, यानी कि जो चीज़ आपने, फॉर एग्जांपल आपने पहले जो कार खरीदी थी, अगर उसको आपको लगता है कि उसका एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहा, उसकी माइलेज अच्छी थी, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती थी, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में आप बाकियों को रिकमेंड करोगे और उसे फिर से परचेज करोगे, यानी कि ब्रांड की लॉयल्टी होगी। बट अगर आप डिससेटिस्फाई हो कि आपने देखा भाई बिल्कुल ठीक नहीं थी, रोज़ रोज़ ख़राब हो जाती थी, बार बार गैरेज में जाना पड़ता था, तो उसमें आपका क्या होगा, ब्रांड स्विचिंग होगी, यानी कि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी उस चीज़ को परचेज नहीं करोगे। तो हॉर्वर्ड सेठ क्या कहते हैं कि उनका मानना ये था इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि एक पर्सन का बाइंग बिहेवियर उसके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है, कि उसका क्या लर्निंग रही है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर से बाय करता है, डिससेटिस्फाइड है तो नहीं बाय करता। इसके अंदर 3 डिसीजन मेकिंग लेवल को फोकस किया जाता है। एक्सटेंसिव, फर्स्ट है एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, इन विच कंज्यूमर डू नॉट हैव एनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर कंज्यूमर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप कार खरीदने गए बट आपको, या फिर आप मोबाइल खरीदने गए, स्मार्टफोन खरीदने गए, बट आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रैम वगैरह कैसे देखते हैं, मेमोरी वगैरह को कैसे देखते हैं, तो आप क्या करते हो, जितना ज़्यादा हो सके उसकी उतनी सर्चिंग करते हो। जो आपके पास शॉपकीपर होते हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हो कि भाई आप बताओ कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट
करने की कोशिश करते हो, तो वो हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सोल्विंग, यानी कि इसके बेस पे आप अपना कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करते हो। सबसे पहले तो ये थ्योरी क्या कहती है कि हॉर्वर्ड मॉडल हमें कहता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर। और इसमें जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो पहले हम एक्सटेंसिव करते हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बेस पे बिहेवियर डिसाइड करते हैं। देन लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि हमारे पास बेसिक नॉलेज तो है, लिटिल नॉलेज हमारे पास है कि हमें क्या परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये तो लेके गए हैं हमारे माइंड में कि हमें सैमसंग का ही मोबाइल खरीदना है, सैमसंग का ही फ़ोन खरीदना है, बट उधर जाके थोड़ी और प्रेफरेंसेज, इसके अंदर जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी वेरिएंट्स हैं, उनकी हम अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि हम बेस्ट डिसीजन मेकिंग कर सके। तो वो हमारी होती है लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट थी एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर बिल्कुल भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया होता कि हम क्या परचेज करने वाले हैं, वहीं जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हमें बेस्ट लगता है उसे परचेज कर लेते हैं, वो एक्सटेंसिव। लिमिटेड में हमारी क्या होती है कि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, हम ये सोच के जाते हैं कि हमें क्या परचेज करना है, बट फिर भी हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। हैबिचुअल रिस्पॉन्स बिहेवियर का मतलब क्या है कि हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, हमें बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है कि कितने तरीके के फ़ोन होते हैं, उसकी रैम को कैसे चेक करते हैं, किसकी कितनी रैम है, किसका कैमरा कैसा है, किसकी मेमोरी कैसी है, फंक्शनिंग सब कुछ हमें पता है, उसके बारे में हम कंप्लीटली हैबिचुअल हैं और पहले से हम डिसाइड करके जाते हैं कि हमें क्या परचेज करना है और डायरेक्टली उसे परचेज कर लेते हैं। तो वो हमारा होता है हैबिचुअल रिस्पॉन्स बिहेवियर। तो पहला मॉडल मॉडर्न के अंदर हमारा हो गया जो है हॉर्वर्ड सेट मॉडल। देन अब हमारा आता है निकोशिया मॉडल। निकोशिया मॉडल क्या है, जो हमें निकोशिया ने दिया था 1966 में, और ये मॉडल क्या करता है, 4 कंपोनेंट्स को कंटेन करता है और यही डिटरमाइन करते हैं कि कैसे एक पर्सन डिसाइड करता है कि उसको क्या चीज़ परचेज करनी है। तो वो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो पर्सनल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि वो कैसा है, उसकी वो बोल्ड है, शाय है, उसको कैसी चीज़ें पसंद है, उनके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जो वो ब्रांड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि एक कस्टमर की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो मैच होती हैं तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, अगर उससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना, कि आपका उसको लेने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपके एट्रीब्यूट और जो प्रोडक्ट है उसके एट्रीब्यूट मैच हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट और कंज्यूमर के एट्रीब्यूट का क्या होता है, मैच होते हैं। तब आप क्या करते हो, उसका आपके अंदर एक एनकरेज आता है कि आपको उस प्रोडक्ट को खरीदना है, आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदना है। अब आपने एडवर्टाइजमेंट देख ली, ये देख लिया कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, आपके मन किया कि उसको मैं खरीदूंगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो आप सर्च एंड इवैल्यूएशन करते हो कि उसके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, गूगल से, अलग अलग जगह से क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप देखते हो कि भाई वो कितने प्राइस में अवेलेबल है, कितने दिनों में मिलेगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हो कि भाई आपको परचेज करना है या नहीं करना, और करनी है तो कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। तो परचेजिंग का आपने डिसीजन ले लिया, उसे आपने परचेज करना है तो परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद हमारा लास्ट क्या होता है, परचेज बिहेवियर, कि अगर आपने उसे परचेज किया तो आपका फीडबैक कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, दोबारा से उसे परचेज करोगे, सेम एक्सपीरियंस चलता रहेगा। अगर नेगेटिव है तो उसको आप दोबारा परचेज नहीं करोगे और किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाओगे। तो ये हमारा क्या है, निकोशिया मॉडल है। निकोशिया मॉडल क्या कहता है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपने एट्रीब्यूट के साथ ब्रांड के एट्रीब्यूट को मैच करता है, उससे एनकरेज होता है, उसके बाद में उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, देन फाइनल डिसीजन मेकिंग करके उसके बाद का बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर वो करता है। अगर उसे अच्छा लगता है तो वो कीप बाइंग, यानी कि बार बार बाय करता रहता है, उसका बिहेवियर दोबारा बाय करवाएगा उससे, अदरवाइज वो दोबारा उसे बाय नहीं करेगा अगर वो डिससेटिस्फाई है। तो निकोशिया क्या कहता है, इन 4 एट्रीब्यूट पे हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है वर्किंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमारे एट्रीब्यूट क्या हुए कि सबसे पहले एटीट्यूड फॉर्म हुआ, एटीट्यूड फॉर्म होने के बाद उसका क्या हुआ, मोटिवेट हुआ वो परचेज करने के लिए, परचेज करने के बाद उसका परचेजिंग बिहेवियर, यानी कि कैसा उसका बिहेवियर होगा परचेज करने के बाद, एंड एक्सपीरियंस के बेस पे वो आगे के डिसीजन लेता है। तो एटीट्यूड यानी कि उसका जो उसने ब्रांड को और खुद के एट्रीब्यूट को मिला के उसका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ। उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन सर्च की तो उससे वो क्या हुआ, मोटिवेट हुआ परचेज करने के लिए। देन उसने फाइनली परचेज का डिसीजन लिया, तो परचेज का बिहेवियर, और उसके बाद जो भी उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस रहा, इन्हीं चीज़ों पर हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू निकोशिया मॉडल। तो क्या है हमारा, एटीट्यूड, मोटिवेशन, परचेजिंग बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहले एटीट्यूड क्या रहा, देन उसके बाद मोटिवेट हुआ इन्फॉर्मेशन को सर्च करके, परचेजिंग बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, इसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि
उसे क्या चीज़ परचेज करनी है और क्या चीज़ परचेज नहीं करनी निकोशिया मॉडल के अकॉर्डिंग। तो निकोशिया मॉडल क्या कहता है कि एक पर्सन अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, बाकी उसकी अगर वो उससे एनकरेज करते हैं, एटीट्यूड डेवलप होता है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल गई तो वो मोटिवेट हो जाता है परचेज करने के लिए और वो डिसीजन ले लेता है। डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, परचेजिंग बिहेवियर, यानी कि एक्चुअल में उसे खरीदना, उसे यूज़ करना, कंज्यूम करना। कंज्यूम करने के बाद आपका क्या आता है, फीडबैक, यानी कि आपका एक्सपीरियंस के बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको दोबारा परचेज करना है या नहीं। देन इसका मतलब क्या है, एटीट्यूड, मोटिवेशन, परचेजिंग एंड एक्सपीरियंस। नाउ निकोशिया मॉडल के बाद हमारा कौन सा मॉडल आता है, निकोशिया मॉडल से पहले कौन सा था, हॉर्वर्ड सेट मॉडल, जो दोनों हमारे किसके मॉडर्न मॉडल हैं। निकोशिया मॉडल की कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं कि हम इसके अंदर कंपिटिटर्स को तो देख ही नहीं रहे, सिर्फ क्या देख रहे हैं, हमने अपने एट्रीब्यूट को उसके साथ मैच किया, इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद बाय कर लिया, बाय करने के बाद फीडबैक, यानी कि यहाँ पे हमने एटीट्यूड को देखा, या हम मोटिवेशन को देखा, या परचेजिंग करके एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया। बट कंपिटिटर्स कहाँ हैं, कंपिटिटर्स तो होते हैं, उनके प्रोडक्ट भी तो होते हैं, तो उनको हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। न्यू प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि हम किस चीज़ को, न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारी ये साइकिल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, तो इस चीज़ के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं बताई गई और ये सिर्फ हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही चलता रहा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, एनवायरमेंट को इग्नोर कर दिया। देन हमारा नेक्स्ट आता है एंजल कोलेट बैकवेल मॉडल। ये हमारा क्या 1968 में मिला था, इसको हम क्या बोलते हैं, EKB मॉडल भी बोलते हैं। कौन सा, EKB मॉडल। तो आपका ये मॉडल आपको 1968 में मिला था और ये मॉडल क्या कहता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इन 5 चीज़ों पे, इन 5 प्रोसेस पे, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होती है। तो ये क्या कहता है कि जो कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस है वही उसका क्या है, डिसीजन है, वही उसका क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। कि सबसे पहले कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई नीड होती है, तो वो सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ खाने का खरीद रहे हो तो उसके पीछे आपकी क्या नीड होगी, या तो आपको क्रेविंग हो रही है या फिर आप हंग्री हो, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, फिर वो क्या क्या खरीद सकता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, फैमिली से, फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद जितने भी ऑल्टरनेटिव उसके पास आ जाते हैं उनको इवेल्युएट करता है, उन सब का देखता है कि सब में कॉस्ट कितनी लगेगी, बेनिफिट कितनी लगेगी, एंड बेस्ट को वो क्या करता है, परचेज डिसीजन कर लेता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, किस ब्रांड का खरीदना है, किस डीलर से खरीदना है, किस टाइम पे खरीदना है, किस क्वांटिटी में खरीदना है, सब कुछ वो डिसाइड करता है। एंड देन उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है कि अगर वो सेटिस्फाई है तो वो दोबारा परचेज करेगा, डिससेटिस्फाई है तो दोबारा परचेज नहीं करेगा, अगर एक्सपेक्टेशन से भी बेटर उसे परचेज मिल गया है तो वो डिलाइट की फीलिंग होगी। सो ये हमारा EKB मॉडल क्या कहता है कि हमारी जो बाइंग प्रोसेस है वही हमारा क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी कि यही चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि कंज्यूमर किस चीज़ को परचेज करेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो मॉडर्न मॉडल में सबसे पहला मॉडल हमने क्या किया, हॉर्वर्ड सेट मॉडल। जो हॉर्वर्ड सेट मॉडल क्या कहता था कि हमारी सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होता है, हमारे क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसे परचेज करना है या नहीं, जिसके अंदर हम 3 तरीके के डिसीजन लेते हैं, एक्सटेंसिव, लिमिटेड और हमारा हैबिचुअल। हैबिचुअल के अंदर हम पहले से डिसाइड करके जाते हैं, इसमें हमारा हाफ डिसाइडेड होता है, बस उसके वेरिएंट्स में से डिसाइड करना होता है, इसमें से कुछ डिसाइड नहीं होता क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं। उसके बाद जो हमने मॉडल किया वो था निकोशिया मॉडल। जो निकोशिया मॉडल क्या कहता है कि 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंड है कि हमारा क्या एटीट्यूड है, एटीट्यूड के बाद मोटिवेशन के बाद परचेजिंग और उसके बाद एक्सपीरियंस, इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या परचेज करेंगे। देन EKB मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है डिसीजन का वही हमारा क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है लास्ट मॉडल। ये मॉडल काफ़ी ईजी है क्योंकि इसको हम डिटेल में कर चुके हैं, जो प्रोसेस है वही हमारा EKB मॉडल है। तो EKB मॉडल सिंपल सा मॉडल है जो हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रोसेस है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बाय करना है, वही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है। देन हमारा आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है कि स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो आपसे आपका रिएक्शन चाहती है। सो मार्केट के अंदर अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो मार्केट के अंदर कुछ स्टिमुली होती है जो हमारा रिस्पॉन्स चाहती हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को देख के हम सोचते हैं हमें ये परचेज करना है, कई बार प्राइस हमें कम लगते हैं, उसके प्रमोशन से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर जो हमारे बहुत नियर होता है वहाँ से हम परचेज कर लेते हैं। तो जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस हमें इन्फ्लुएंस करते हैं परचेज करने के लिए। और अदर स्टिमुली क्या हो सकती है, अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, हमारे पास काफ़ी पैसा है, तो हम काफ़ी चीज़ें परचेज कर लेते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंडीशन कैसी है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मिल रही हैं उसे आप परचेज कर लेते हो। सोशल कंडीशन, जो सोसाइटी के लिए अच्छा माना जाता है, अगर आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, आपके एथिक्स के अकॉर्डिंग है, उसे आप ज़्यादा परचेज करते हो। न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आ रहा है उसे हम परचेज कर लेते हैं। तो ये स्टिमुली हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के
के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारा रिएक्शन चाहती हैं, और हमारा रिएक्शन इनके टुवर्ड क्या होता है, उसे बाय करना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स मॉडल, कि हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल को ब्लैक बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं, जो एक डेवलप्ड, एक टेस्टेड मॉडल है, जो किसने किया था, इवान पेवलोव ने किया था। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने नहीं देखा था, क्लासिकल कंडीशनिंग हम यूनिट 1 में स्टडी कर चुके हैं। देखो अगर आपने शुरू से यूनिट पढ़ी होंगी ना, तो आने वाले टॉपिक आपके लिए अपने आप ईजी हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर होते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या एग्जाम्पल लिया था इवान पेवलोव ने, कि एक डॉग है, उसके लिए वो क्या लेके आता था, खाना लेके आता था, बट खाना देने से पहले एक बार बेल बजाता था। तो पहले दिन जब उसने बेल बजाई तो डॉग का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सेकंड दिन उसने कुछ नहीं हुआ, बट 2-4 दिन के बाद क्या होने लग गया कि वो बेल बजाता तो डॉग समझ जाता कि उसके लिए खाना आएगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, बेल बजाते ही उसका सलाइवा आने लग जाता था उसके मुंह से, डॉग के मुंह से, कि अब मेरे पास खाना आएगा। तो इसका मतलब जो स्टिमुली थी वो क्या थी, वो रिंग से उसने क्या समझ लिया, उसको रिस्पॉन्स देने लग गया कि इसका सिंपल सा मतलब है कि मुझे क्या मिलेगा, अब खाना मिलेगा, फूड मिलेगा। तो आपके जो एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुली होती हैं, जो आपके रिएक्शंस को पाती हैं, तो ये सब स्टिमुली क्या हैं, जो हमें एनफोर्स करती हैं, एनकरेज करती हैं कि हम बाइंग करें, और इसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की चॉइस कर लेते हैं, ब्रांड कौन सा परचेज करना है, किससे परचेज करना है, किस डीलर से खरीदना है, किस टाइम खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, कितनी बार खरीदेंगे, वो इन स्टिमुली के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें अट्रैक्ट करती हैं परचेज करने के लिए। ये हमारा होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। अब ये हमारे क्या थे, जो सारे मॉडल थे, कि कौन कौन से मॉडल हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किए ट्रेडिशनल मॉडल, उसके बाद हमने क्या किए, मॉडर्न मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में इकोनॉमिक मॉडल था, उसके बाद लर्निंग मॉडल था, साइको एनालिटिक मॉडल था, एंड सोशोलॉजिकल मॉडल था। इसमें हार्वर्ड सेट मॉडल था, देन निकोजिया मॉडल था, निकोजिया के बाद हमारा कौन सा था, जो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, एंड उसके बाद EBK मॉडल था, जो हमने सारे स्टडी कर लिए। नाउ मॉडल्स के बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रांड मैनेजमेंट। तो ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन और सिंबल और combination of all intended to identify and differentiate the goods and services from one seller to another। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, अगर आप चाहते हो आप ब्रांड का खरीदो, फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट खरीदने गए, तो आप चाहते हो कि आप कोलगेट खरीदो, पेप्सोडेंट ना खरीदो, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये कोलगेट है और ये पेप्सोडेंट है, क्योंकि उसके ब्रांड नेम से, उसके ब्रांड नेम से हो सकता है, उसके ब्रांड मार्क से हो सकता है, क्योंकि कई प्रोडक्ट का तो क्या होता है, ब्रांड नेम ही होता है। जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट, इनका तो क्या है, ब्रांड नेम है, बट कुछ प्रोडक्ट क्या करते हैं, सिंबल बनाते हैं, अपने ब्रांड का एक सिंबल बना लेते हैं। उस सिंबल से आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि जैसे जैगवार है, वो कार है, तो उसका क्या सिंबल है, उस सिंबल से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जैगवार कार है। तो ब्रांड क्या है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, जिससे आप अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हो, अपने कंपटीटर से अपने प्रोडक्ट को अलग बनाते हो। अगर कोई भी कंपनी अपना ब्रांड नेम नहीं रखती, तो हमारे सामने 10 टूथपेस्ट रखी होती, तो हमें पता ही नहीं चलता भाई हम कौन सी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ब्रांड होते क्या है, ब्रांड कौन से हैं। तो ब्रांड नेम क्यों रखे जाते हैं, ताकि हम अपना एक अलग पहचान बना सके, अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन बना सके, जिसके अंदर खुद हम कोई टर्म यूज़ कर सकते हैं, साइन यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रांड होने की क्या क्या एडवांटेजेस होंगी, अगर आपका ब्रांड नेम होगा तो इजीली आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, यानी कि इजीली हम नाम लेके ये बता सकते हैं कि हमें कौन सा ब्रांड खरीदना है। डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जैसे पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, क्लोजअप है, अब ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इनके ब्रांड नेम अलग अलग हैं। तो ब्रांड नेम आपके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, लीगल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है तो आपके ब्रांड नेम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, आपको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ब्रांड नेम आपको लीगली टेबल होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे, जिस ब्रांड का बहुत अच्छा नाम होगा, उसका क्या होगा, रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी, तो बाकी कंपटीटर से उसका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिंबल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, हम बोलते हैं ना ये तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है, यानी कि उसका ब्रांड नेम है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो उसके जो सिंबलाइज करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्वालिटेटिव है। ईजी टू प्रमोट एंड कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस, कि अगर आपका ब्रांड नेम अच्छा खासा है, अगर आपकी मार्केट में अच्छी ब्रांड वैल्यू है, आपके ब्रांड को हर कोई जानता है, आपका नेम ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। यानी कि आपके ब्रांड के लिए लोग थोड़े ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी रेडी रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। और अगर आप ब्रांड नेम होता है तो हम ईजिली प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है, ब्रांड नेम है तो इजीली हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर नेम ले सकते हैं, बट अगर ब्रांड नेम ही ना हो तो हम किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, आसानी से प्रमोट नहीं किया जा सकता। और ये हमें हेल्प करता है कि हम नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकें। नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल अब आप टाटा का ब्रांड नेम देखो, कितना बड़ा नाम है टाटा, उसकी हर चीज़ को हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, वैल्यूएबल सोचते हैं। तो अगर वो कोई नया प्रोडक्ट भी लेके आ रहा है, तो अगर उससे टाटा का नाम जुड़ जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है, बिना उसे टेस्ट किए, बिना
बिना उसे जाने कि कैसा प्रोडक्ट है कि ये अच्छा ही होगा, क्योंकि वो एक ऐसे ब्रांड नेम के अंदर आता है। तो अगर आपका ब्रांड नेम अच्छा है तो जब आप न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे होते हो उसे आप ईजिली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट ब्रांड नेम की कुछ लिमिटेशंस क्या होती हैं कि काफ़ी कॉस्ट लगती है। एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट करने के लिए आपको काफ़ी प्रमोशन करना होता है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, बहुत खर्चे होते हैं। और अगर आपके ब्रांड की बैड रेपुटेशन हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपके जो ब्रांड है वो डिफेम हो गया, किसी कारण से आपके ब्रांड की रेपुटेशन बैड हो गई, खराब आपका नाम हो गया, तो फिर आप दोबारा रीगेन कर सको पॉजिटिव इमेज वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज सब ने ये देख लिया है कि ये ब्रांड ही गलत है, ये ब्रांड बैड ब्रांड हो गया, उसकी डिफेम हो गया वो, तो उसके बाद रीगेन करना। अगर कोई ऐसी कंपनी है, जैसे अगर हम बोला कि टाटा का बहुत गुड ब्रांड नेम है, अगर सिमिलरली उनका ब्रांड नेम अच्छा नहीं होता, मीन्स अगर उनके बारे में कुछ ऐसे र्यूमर्स हो जाते जो उनको डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता, उनकी बैड रेपुटेशन होती है। और फिर किसी ब्रांड का नाम ऐसे डिफेम हो गया, उसको दोबारा रीगेन करना पॉजिटिव पोजीशन को, वो डिफिकल्ट हो जाता है। देन अब हम ब्रांड नेम की बात करें तो 4 चीज़ें होती हैं। एक तो खुद ब्रांड, यानी कि जो ब्रांड का मतलब क्या है कि जैसे गुच्ची है, लग्जरी है, ये सब हमारे ब्रांड है। बट ब्रांड में 3 चीज़ें होती हैं, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम का मतलब क्या है कि सिर्फ हम उसको नाम दे रहे हैं, GU गुच्ची हमने नाम दे दिया, वो हमारा क्या है, ब्रांड नेम है। यानी कि नाम किस चीज़ से हम उसे प्रोनाउंस करेंगे, जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, ब्रांड नेम। जिसको हम बोल नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या है, वो हमारा क्या है, उसको बोला नहीं जा सकता। जैसे साइन है, तो किसी ब्रांड का अगर कोई साइन है, अगर नाइकी का ये साइन है, रिबॉक का कोई साइन है, तो उस साइन को अगर आप बोल नहीं सकते तो वो आपका क्या है, ब्रांड मार्क है। उसको आप क्या करोगे, देख के पहचानोगे, तो वो ब्रांड मार्क है। और जो ब्रांड मार्क ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। तो अगर उसे रजिस्टर करा लिया जाता है तो सिंपल सी बात है, उस मार्क को उस कंपनी के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो यूज़ करता है तो उनके खिलाफ केस होते हैं और उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो ब्रांड के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ब्रांड नेम जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ब्रांड मार्क जिसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेड मार्क जो रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि ऐसे ब्रांड मार्क जो हमारे क्या है, एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रांड नेम के बाद ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब जो ब्रांड मार्क हमारे रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे जो जैगवार का है, किसी भी कंपनी का कोई भी मार्क है, जैसे अगर हम नाइकी का बात करें तो अगर उनका जो मार्क है उन्होंने क्या कर रखा है, अगर ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा है तो वो उनका क्या है, ब्रांड मार्क नहीं ट्रेडमार्क बोला जाएगा, क्योंकि वो लीगली अब प्रोटेक्टेड है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ब्रांड नेम को सेलेक्ट करती है, आपको बहुत सोच समझ के देखना होता है कि आपको क्या ब्रांड नेम रखना है, क्योंकि आपका ब्रांड नेम ही क्या करता है, आपकी पहचान बनाता है, एक आइडेंटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत सोच समझ के आपको ब्रांड नेम को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो जब भी आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हो तो इन 6 चीज़ों को फोकस करते हो कि वो ऐसा होना चाहिए। पहला, मेमोरेबल, जिसको लोग इजीली याद रख सकें, यानी कि अगर आप किसी उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि वो याद रखा जा सके, मेमोरी में बैठ जाए उनकी, वो उन्हें हमेशा याद रहे। मेमोरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप जो ब्रांड नेम रख रहे हो उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, जो भी आपका ब्रांड है उसका कोई ना कोई मीनिंग हो, उस वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग हो, यूजलेस सा मीनिंगलेस सा वर्ड नहीं होना चाहिए। जो आपका नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका कोई ना कोई एक अच्छा मीनिंग हो। लाइकेबल, यानी कि ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, यानी कि उससे एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट और एनकरेजमेंट की फीलिंग लोगों के अंदर हो। देन अडप्टेबल, अडप्टेबल का मतलब क्या है कि एक ब्रांड का आपने रखा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 प्रोडक्ट बना रही है, 1 2 3, उन्होंने इनके लिए क्या रख दिया, एक ब्रांड नेम रख दिया। तो अगर 4th प्रोडक्ट वो लेके आ रही है तो ऐसा होना चाहिए कि 4th भी उसे ईजिली अडप्ट कर पाए। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने ब्रांड का नाम सिर्फ भुजिया रख दिया, तो अगर आपने भुजिया रखा है तो वो फूड के टाइम तो सही है कि आपने ये रख दिया कि आप कुछ स्नैक्स टाइप्स लेके आ रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और काइंड ऑफ उसमें आ रहे हो, अब आप क्लोथिंग में आ रहे हो, तो उसी ब्रांड नेम को तो यूज़ नहीं कर सकते। तो आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि जिस टाइप का एक्सटेंशन आप करना चाहते हो, जिस टाइप की एक्सपेंडिंग आप करोगे, जितना एक्सपेंड आप होगे उसमें वो ईजिली अडप्ट किया जा सके, नए प्रोडक्ट जो आए उसमें ईजिली वो फिट हो जाए। प्रोटेक्टेबल होना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा अपने ब्रांड नेम को क्या करना चाहिए, लीगली प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे क्या रजिस्टर करा लेना चाहिए, ताकि कोई और कंपनी उसका मिस यूटिलाइजेशन ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क है, अगर आपका ये ब्रांड मार्क है और दूसरी कंपनी भी इसी ब्रांड मार्क को यूज करके बेच रही है, तो कस्टमर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, उसे कैसा पता चलेगा कि रियल ब्रांड कौन सा है और फेक ब्रांड कौन सा है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो वो इजिली यूज भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपका मिस यूटिलाइजेशन ना करे आपके नेम का, आपके चॉइस का, तो आपको उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो हमारा ब्रांड नेम प्रोटेक्टेबल होना चाहिए एंड ट्रांसफरेबल होना चाहिए, यानी कि इजिली डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे ट्रांसफ़र किया जा सके। ईजिली ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे चेंज किया जा सके, अगर हमें आगे आके उसमें नए ब्रांड के अंदर कुछ ऐड करना है तो उसे ऐड कर सके। सो हमारे ब्रांड नेम का चॉइस क्राइटेरिया क्या कहता है, वो मेमोरेबल हो, मीनिंगफुल हो, लाइकेबल हो, अडप्टेबल हो, प्रोटेक्टेबल हो, ट्रांसफरेबल हो। मेमोरेबल, मीनिंगफुल, लाइकेबल, प्रोटेक्टेबल, अडेप्टेबल एंड ट्रांसफरेबल। और क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रांड नेम, ये तो हमारे क्या है क्राइटेरिया, यानी कि इन क्राइटेरिया की स्टडी करके हम क्या करते हैं, एक ब्रांड नेम को सेलेक्ट करते हैं, और वो जो ब्रांड नेम हमने सेलेक्ट किया है वो बहुत अच्छा माना जाएगा अगर उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ हैं कि वो ईजी टू प्रोनाउंस है, यानी कि ईजिली उसका नाम लिया जा सकता है, सिंपल है यानी कि ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सजेस्टिव है, उस ब्रांड नेम से ही हमें पता चल जाता है। जैसे लेंस कार्ट है तो आपको पता चलता है कि भाई कोई लेंसेज, स्पेक्स, इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो सजेस्टिव है एंड डिस्टिंक्टिव है, लेकिन बाकी कंपनीज से अलग है। ये 4 क्वालिटीज़ अगर उससे होंगी तो वो बेस्ट ब्रांड नेम के अंदर आ जाते हैं। सो प्रोनाउंसिएबल, ईजिली प्रोनाउंस किया जा सके, बोला जा सके, ताकि अगर कस्टमर खरीदने जा रहे हैं तो वो शॉपकीपर को बता तो सके कि उसे चाहिए क्या। देन सिंपल होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। ये हमारे क्या है क्वालिटीज़ एक ब्रांड नेम के अंदर होंगी, अगर ये क्वालिटीज़ होंगी तो ब्रांड नेम ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नाउ डिवाइजिंग ब्रांड स्ट्रेटजी, कि ब्रांड स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। ब्रांड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि हमें कैसे ब्रांड नेम रखने हैं, उसके रिगार्डिंग वेरियस स्ट्रेटजीज होती हैं कि हमें एक ही ब्रांड नेम रखना है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम रखने हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं एक ही प्रोडक्ट बना रही हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रही होती है, तो हमें कितने ब्रांड नेम रखने हैं वो हम डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली 4 स्ट्रेटजीज हमारे पास होती हैं, इंडिविजुअल नेम, सेपरेट फैमिली नेम, ब्लैंकेट फैमिली नेम एंड कॉर्पोरेट नेम। इंडिविजुअल नेम का मतलब क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 के 10 प्रोडक्ट का अलग ब्रांड नेम होगा। जैसे HUL है तो पैंटीन और हेड एंड शोल्डर दोनों उसी के अंदर आते हैं, बट दोनों को हमें नहीं लगता ना कि वो एक ही कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों की क्या कर रखी है, अलग आइडेंटिफिकेशन बना रखी है, दोनों का अलग से ब्रांड नेम कर रखा है, तो हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांड नेम। इंडिविजुअल ब्रांड नेम यानी कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबका अलग अलग नाम होगा, कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल क्यों है, ये स्ट्रैटेजी की लिमिटेशन ये है कि इसमें आपके पैसे बहुत लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका हेड एंड शोल्डर का काफ़ी अच्छा नाम हो गया, बट आप जब नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो HNS को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंडिविजुअल, अगर आप इसे यूज़ करते तो होता ना कि ईजिली एक मार्केट मिल जाता, क्योंकि HNS की काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिलेगी, बट ऐसा नहीं आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसकी एक ये लिमिटेशन है कि आप एग्जिस्टिंग को यूज़ नहीं कर पाते, जो मार्केट शेयर आपने ऑलरेडी एक ब्रांड से क्रिएट कर रखा है। बट इसका बेनिफिट क्या है कि मान लो कोई आप ब्रांड लेके आए और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हो गया, तो दूसरा आप लेके आओगे तो उसका नाम दूसरा होगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये उसी फ्लॉप ब्रांड से रिलेट करता है, तो जो नेगेटिव इमेज थी वो दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं पड़ती। तो इंडिविजुअल ब्रांड नेम का मतलब क्या है, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबका अलग अलग ब्रांड नेम होगा। सेपरेट फैमिली नेम का मतलब क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर एग्जाम्पल फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, टेक्सटाइल से रिलेटेड बनाती है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड बनाती है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बनाती है, तो फूड से रिलेटेड के लिए सबके लिए एक नाम होगा, टेक्सटाइल के लिए एक नाम, ऑटोमोबाइल के लिए एक नाम, और जो भी हमारी बाकी होंगे एग्रीकल्चर वगैरह जो भी होंगे, मीन्स हर एक फैमिली के लिए, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए क्या हो जाएगा, अलग नाम होगा। फूड में जितने भी होंगे, अगर बिस्किट होंगे तो उसमें वही, जैसे ABC अगर इनका ब्रांड नेम है तो ABC बिस्किट, ABC चॉकलेट, ABC टॉफ़ी, ये हमारे क्या होंगे, उनके नाम होंगे। हर कैटेगरी के लिए, हर फैमिली के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए एक नाम होगा। ये कौन सी कंपनी अडॉप्ट करती है, आदित्य बिरला ग्रुप। जैसे जितने भी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हैं उन सब के लिए वो हिंडाल्को का यूज़ करते हैं, और जितने भी सीमेंट के कुछ भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं तो उसका वो अल्ट्राटेक उसके आगे वो लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नाम नहीं है, सभी जो हमारी फैमिली है ना, कैटेगरी है, कैटेगरी के सब उस कैटेगरी के अलग अलग नाम हैं। जैसे जितनी कैटेगरी होंगी उतने नाम होंगे। इंडिविजुअल का तो मतलब क्या है कि जितने प्रोडक्ट होंगे उतने नाम होंगे, और सेपरेट फैमिली नेम क्या कहती है, जितनी कैटेगरी होगी उतने नाम होंगे। देन उसके बाद आता है ब्लैंकेट फैमिली नेम। ये क्या कहता है, एक ही नाम होगा सिर्फ, जैसे कि टाटा करता है कि नेम एक ही है, टाटा का नाम ही चलता रहेगा, चाहे सोल्ट लेके आए तो टाटा हो जाएगा, अगर ऑटोमोबाइल्स में लेके आए तो भी टाटा रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके आ रहे तो भी टाटा रहेगा। तो हर जगह नाम सिर्फ टाटा ही चलेगा, आपका मेन नाम चलता रहेगा, बाकी क्या है उसके साथ जब बता दिया जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, बट मेन ब्रांड का एक ही नाम चलेगा, वो है टाटा। और इसका बेस्ट एडवांटेज क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्ट का अच्छा मार्केट बन गया तो जैसे ही नया प्रोडक्ट आएगा उसका ऑलरेडी अच्छा मार्केट बन जाएगा, क्योंकि पहले से ही टाटा ने काफ़ी अच्छा नाम कमा रखा है, यानी कि पहले से ही उस ब्रांड ने काफ़ी अच्छा नाम कमा रखा होता है। तो 3 स्ट्रेटजी क्या हुई, इंडिविजुअल नेम यानी कि हर एक प्रोडक्ट का अलग नेम होगा,
सेपरेट फैमिली नेम का मतलब क्या है, जितनी कैटेगरी होंगी हर कैटेगरी का अलग नेम होगा। ब्लैंकेट फैमिली नेम, पूरे ब्लैंकेट यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका एक नेम होगा। देन कॉर्पोरेट नेम अटैच विद द इंडिविजुअल नेम, इसका मतलब क्या है कि पूरा नाम, मान लो हमने कॉर्पोरेट नेम रखा ABC, तो ये ABC जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना सबके साथ अटैच होगा, सबका अपना अलग नाम भी होगा, यानी कि सबका अपना इंडिविजुअल नेम होगा, बट उसके साथ ABC भी अटैच किया जाएगा। जैसे पार्ले क्या करता है, पार्ले का नाम हमेशा ऊपर लिखा रहता है एंड उसके साथ बाकी नेम, बाकी जो प्रोडक्ट का नाम है वो लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब जो कॉर्पोरेट नेम है वो अटैच किया जाएगा इंडिविजुअल नेम के साथ भी। तो हमारे क्या क्या हुए, जैसे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ये 4 कैटेगरी बनाई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, बनाते हैं ABCD। अब A के अंदर क्या है 1 2 3 प्रोडक्ट है, B के अंदर 1 और 2 प्रोडक्ट है, इसके अंदर फिर से 1 2 3 और इसके अंदर 1 2 प्रोडक्ट है। तो अगर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल नेम लेंगे तो इसका मतलब इन 1 2 3 4 5 इन सब का अलग अलग नाम होगा। सेपरेट फैमिली नेम लेंगे तो इन ABCD का अलग अलग नाम होगा। अगर ब्लैंकेट फैमिली लेंगे तो जो XYZ का नाम है वही सबका नाम होगा। और कॉर्पोरेट नेम अटैच विद मतलब सबका अलग अलग नाम होगा लेकिन उसके साथ जो XYZ नेम है वो अटैच हो जाएगा। अगर हम बात करें इंडिविजुअल नेम, इस स्ट्रेटजी का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ ब्रांड, यानी कि एक जगह पे नंबर ऑफ ब्रांड, क्योंकि सबका अलग अलग नाम है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ ब्रांड हो जाएंगे, तो ये क्या है, एक हाउस ऑफ ब्रांड। और ब्लैंकेट फैमिली को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड हाउस, यानी कि एक ही ब्रांड का पूरा हाउस। तो ब्रांड हाउस एंड हाउस ऑफ ब्रांड इन्हीं के अल्टरनेटिव नेम है। नाउ ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी क्या होता है, वैल्यू ऑफ ब्रांड। इट रेफर्स टू द कस्टमर थिंकिंग एंड फीलिंग और एक्ट अबाउट द ब्रांड एज वेल एज द प्राइजेज मार्केट शेयर ऑफ द ब्रांड, कि कस्टमर क्या फील करता है, क्या सोचता है, कैसी उसका बिहेवियर है एक ब्रांड के टुवर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी। अगर एक ब्रांड के कस्टमर्स ये सोचते हैं कि हमारा जो ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उनकी थिंकिंग बहुत फेवरेबल है और वो बहुत अच्छे एक्शंस करते हैं ब्रांड के टुवर्ड्स, तो हम बोलते हैं कि उस ब्रांड की पॉजिटिव इक्विटी है और हाई इक्विटी है। ब्रांड विद हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, ऐसे ब्रांड्स जिसके साथ उनके कस्टमर्स के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, ऐसे ब्रांड्स को माना जाता है कि वो क्या है, हाई इक्विटी ब्रांड है। और एक ब्रांड जिसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे बिलीफ नहीं है, फेवरेबल रिलेशंस नहीं है, उसकी ब्रांड इक्विटी क्या होती है, कम होती है। सो ब्रांड इक्विटी क्या है, जो डिटरमाइन करती है एक वैल्यू ऑफ ब्रांड। और वो कैसे, ब्रांड की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करती है कि कस्टमर की क्या थिंकिंग है, क्या उनका सोचना है, अगर वो फेवरेबल है तो इसका मतलब ब्रांड की इक्विटी है, अदरवाइज ब्रांड की इक्विटी नहीं है। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द अवेयरनेस एंड परसेप्शन और लोकेलिटी ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स द ब्रांड एंड इट इज़ अ पॉजिटिव इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो आपके कस्टमर हैं उसके माइंड में अगर पॉजिटिव इमेज है, फेवरेबल इमेज है आपके ब्रांड की, तो इसका मतलब आपका ब्रांड वैल्यू करता है कस्टमर के लिए, तो ब्रांड की इक्विटी है। अगर आपके जो कस्टमर है उसको आपका ब्रांड बिल्कुल नहीं पसंद, नेगेटिव इमेज है, उसका वर्ड ऑफ माउथ भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपके ब्रांड की इक्विटी नहीं है, ब्रांड की इनइक्विटी है। तो ब्रांड इक्विटी क्या है, ये थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग फीलिंग एक कंज्यूमर की अपने ब्रांड के टुवर्ड्स, उसको हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। अब कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम ब्रांड इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आकर मॉडल, जो कब मिला था, 1991 में आया था, नाम पता होना चाहिए, आकर मॉडल 1991। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि ब्रांड की इक्विटी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके कि एक ब्रांड की ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उसके बेस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या ब्रांड की इक्विटी है या नहीं। अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी जो पॉजिटिव इमेज है, फेवरेबल इमेज है, उनके माइंड में हमारे ब्रांड की और ब्रांड की क्या है, इक्विटी है। तो वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पूछी जाती हैं कि आकर मॉडल के अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो वो है ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि कस्टमर चाहे कितने ही नए प्रोडक्ट आ जाएं आपके प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल हिमालय का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो चाहे क्लीन एंड क्लियर आ जाए, कितने भी प्रोडक्ट आ जाए, आप हिमालय को ही यूज़ करते रहोगे, इसका मतलब आप ब्रांड के टुवर्ड्स लॉयल हो। तो अगर आपके ब्रांड की लॉयल्टी है, ब्रांड की अच्छी खासी अवेयरनेस है, उनको आपके ब्रांड के बारे में पता है, इन्फॉर्मेशन है, परसीव्ड क्वालिटी है, उन्हें ये लगता है कि ब्रांड हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रांड के साथ उनकी एसोसिएशन है, उनका एक कनेक्शन है, एक क्लोजनेस है उस कंपनी के टुवर्ड्स। और अगर बाकी जो एसेट्स हैं यानी कि IPR या पेटेंट है
वो सब आपके ब्रांड का है। आईपीआर का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आपने उसको पेटेंट करा रखा है ताकि उस ब्रांड नेम को कोई और यूज़ ना कर सके और आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनी रहे। तो अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ब्रांड में हैं तो इसका मतलब क्या है? आपकी ब्रांड इक्विटी है, अदरवाइज आपकी ब्रांड इक्विटी नहीं है अकॉर्डिंग टू आकर मॉडल। तो आकर मॉडल यानी कि आकर क्या कहते हैं? अगर एक ब्रांड के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसकी इक्विटी है। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉयल्टी, अवेयरनेस, क्वालिटी, एसोसिएशन एंड आईपीआर। नाउ सेकंड मॉडल है केलर्स कस्टमर ब्रांड इक्विटी मॉडल। पहला मॉडल आकर मॉडल, देन सेकंड है केलर मॉडल। केलर मॉडल ने वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन की है इस थ्योरी को डिटरमाइन करने में कि कस्टमर की ब्रांडिंग कैसे डिफाइन होती है, कि कस्टमर के अंदर ब्रांड इक्विटी है या नहीं, वो हम इस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं। 4 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होती है। हु आर यू, यानी कि ब्रांड के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या है ब्रांड की आइडेंटिटी, वो ब्रांड को क्या समझते हैं, उनकी ब्रांड की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो है हमारा हु आर यू। देन व्हाट आर यू, हमारा जो ब्रांड है उसको उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसको क्या वो उसके बारे में अवेयर है, कितना वो उस ब्रांड के बारे में जानते हैं, वो ब्रांड आइडेंटिटी। देन व्हाट आर यू क्या डिटरमाइन करता है कि उन्हें क्या लगता है, वो ब्रांड के बारे में जानने के बाद उन्हें क्या लगता है कि ब्रांड क्या क्या परफॉर्मेंस करता है, कैसी परफॉर्मेंस वो इमेजिन करते हैं और कैसी वो एक्चुअल में देता है, यानी कि एक्चुअल में वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लीन एंड क्लियर लिया तो आपकी आइडेंटिटी क्या थी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लियर स्किन के लिए हम यूज़ करते हैं। आपकी इमेजिनरी क्या थी कि अगर मैंने यूज़ किया तो फेस में शाइनिंग आएगी, मेरे पिंपल्स बिल्कुल चले जाएंगे, वो आपकी इमेजिनरी थी। एक्चुअल में उसने कैसा परफॉर्म किया, वो है हमारा ब्रांड का मीनिंग। देन उसके बाद व्हाट अबाउट यू, जैसा उसने परफॉर्म किया उसके बेस पे आपका रिस्पॉन्स आता है, ब्रांड का रिस्पॉन्स आता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो अपनी फीलिंग और जजमेंट को डिफाइन करते हो कि अगर उसने एक्चुअल में वर्क किया है तो पॉजिटिव हो जाती है, अगर उसने वर्क नहीं किया तो नेगेटिव। देन व्हाट अबाउट यू एंड मी, अगर उसकी पॉजिटिव रही है तो ब्रांड इक्विटी है, अगर आपकी पॉजिटिव वो नहीं रही यानी कि फुलफिल नहीं किया उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस तो वो नेगेटिव हो जाती है और ब्रांड इनइक्विटी। तो इसमें हमारा क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि केलर्स मॉडल के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चंस क्या हैं, तो वो 4 क्वेश्चन है हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट यू एंड मी। हु आर यू क्या डिटरमाइन करता है कि आपको ब्रांड की कितनी अवेयरनेस है। व्हाट आर यू डिटरमाइन करता है कि जो अवेयरनेस थी उसके अकॉर्डिंग ब्रांड का क्या मीनिंग है, आपको क्या चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है। देन व्हाट अबाउट यू का मतलब क्या है कि उसके बारे में अब आप क्या सोचते हो, आपकी जजमेंट एंड फीलिंग क्या है, ब्रांड के रिगार्डिंग आपका क्या रिस्पॉन्स है। एंड व्हाट अबाउट यू एंड मी का मतलब रिजोनेंस यानी कि आपकी इक्विटी है या नहीं। तो इसके 4 क्वेश्चंस क्या होते हैं, हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट अबाउट यू एंड मी। और अगर इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो पहला है ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि ब्रांड की क्या अवेयरनेस है आपके पास। देन ब्रांड का मीनिंग, यानी कि आपको क्या लगता है वो क्या एक्चुअल में परफॉर्म करेगा। देन ब्रांड का रिस्पॉन्स एंड रिजोनेंस, आइडेंटिटी, मीनिंग, रिस्पॉन्स एंड रिजोनेंस। आइडेंटिटी सबसे पहले उसकी क्या अवेयरनेस है, देन मीनिंग, परफॉर्मेंस एंड इमेजिनरी, देन रिस्पॉन्स एंड उसके बाद रिजोनेंस। इसके बेस पे हमारी इक्विटी डिटरमाइन होती है अकॉर्डिंग टू केलर मॉडल। नाउ फर्स्ट मॉडल हमारा आकर मॉडल जिसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके बेस पे हमने डिटरमाइन किया। देन केलर मॉडल जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस के बेस पे। नाउ ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर मॉडल। वैल्यूएटर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रांड इक्विटी 4 कंपोनेंट्स के बेस पे डिसाइड की जाती है कि अगर किसी ब्रांड के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स हैं तो उसकी ज़्यादा हायर इक्विटी, हायर द कंपोनेंट्स हायर द इक्विटी, लोअर द कंपोनेंट्स लोअर द इक्विटी। तो वो हमारे 4 कंपोनेंट्स क्या हैं, नॉलेज, एस्टीम, रेलिवेंस एंड डिफरेंशिएशन, कि क्या आपका ब्रांड बाकी ब्रांड नेम से डिफरेंट है, जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा उतनी ज़्यादा इक्विटी के चांसेस ज़्यादा हैं। रेलिवेंस यानी कि जो आपका ब्रांड है वो इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे कस्टमर पाना चाहते हैं। एस्टीम होनी चाहिए यानी कि उसकी खुद की स्टेटस हो, उसका खुद का एक वैल्यू, अच्छी खासी वैल्यू होनी चाहिए ब्रांड की, और लोगों को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी तो वो परचेज करेंगे। तो अगर ये 4 चीज़ होंगी तभी आपके ब्रांड की इक्विटी है। तो वो 4 चीज़ क्या है, डिफरेंशिएशन, रेलिवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज। तो सबने, हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग कुछ कंपोनेंट्स बता दिए जिसके बेस पे ब्रांड इक्विटी है। जैसे आकर ने क्या बोला कि लॉयल्टी होगी, अगर अवेयरनेस होगी, अगर उसकी क्वालिटी होगी, क्योंकि आकर ने हमें क्या क्या दे रखा है कि उसके अकॉर्डिंग है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी डिस्कस की थी कि अगर लॉयल्टी होगी, अवेयरनेस होगी, क्वालिटी होगी, आईपीआर होगा या फिर एसोसिएशन होगा। लॉयल्टी, अवेयरनेस, क्वालिटी, आईपीआर और एसोसिएशन होगा तो हमारा क्या है, ब्रांड इक्विटी है। देन केलर ने बोला नहीं, अगर हमारा क्या है, ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, उसके बाद ब्रांड का मीनिंग, उसके ऊपर रिस्पॉन्स और रिजोनेंस, इन 4 क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। फिर हमारे ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर मॉडल क्या कहता है भाई, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, नॉलेज, एस्टीम, रेलिवेंस एंड डिफरेंशिएशन। जितना ज़्यादा ये होंगी उतनी ही ब्रांड की क्या होगी, इक्विटी होगी। तो सब ने अपने अकॉर्डिंग क्या क्या दे दी, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी।
लास्ट मॉडल हमारा क्या है, ब्रांड्स मॉडल। ब्रांड्स मॉडल किसने दिया है, WPP ब्रांड्स एंड मिलवॉर्ड ब्राउन ने दिया है, पता होना चाहिए आपको इनका नाम। इट इज़ यूजफुल टूल जो हमें डिटरमाइन करता है कि ब्रांड की कितनी इक्विटी है, जिसके अंदर 5 स्टेप हैं। तो देखो हमने 4 मॉडल किए, आकर मॉडल में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, देन उसके बाद केलर मॉडल में 4 क्वेश्चंस थे, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल हमने किया उस मॉडल का क्या नाम था, ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर मॉडल, उसके अंदर भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी और अब फिर से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 5 स्टेप्स क्या हैं कि आपकी ब्रांड की इक्विटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले प्रेजेंस, कि कितने ब्रांड अवेलेबल हैं, कितने ज़्यादा ब्रांड होंगे, जितने ज़्यादा ब्रांड होंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स क्या होंगे, डाइवर्सिफाइड होंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंस, उसके बाद रेलिवेंस की जितने ब्रांड एग्जिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट के लिए 10 ब्रांड हैं, तो उसमें से आपके लिए रेलिवेंट कौन से हैं, आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उन 5 को आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आप देखते हो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, कौन सबसे अच्छी परफॉर्म करेगा, उसके बेस पे 3 आपने सेलेक्ट किए। देन उसने आपको क्या एडवांटेज प्रोवाइड किया, सबसे लाइक्ड ब्रांड आपका कौन सा, आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आ रहा है, और जो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसकी क्या है, ब्रांड इक्विटी है, उसके साथ आपकी सबसे क्लोज बॉन्डिंग होगी, उसी की क्या होती है, क्रिएट हो जाती है इक्विटी। तो किन 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेजेंस, रेलिवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज एंड बॉन्डिंग। कि सबसे पहले कितने प्रेजेंट हैं, देन रेलिवेंस, देन उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या एडवांटेज सबसे लाइक्ड कौन सा है, एंड बॉन्डिंग। इसके बेस पे आप क्या करते हो, आपकी जो ब्रांड की इक्विटी उसे डिटरमाइन करते हो। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मीनिंग मैंने इक्विटी के टाइम ही बोला था। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी का सिंपल मतलब है उसी चीज़ के साथ जुड़े रहना। तो ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है कि कब तक एक कस्टमर एक ही ब्रांड के साथ जुड़ा रहता है। अगर वो एक ही ब्रांड के साथ जुड़ा रहता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत से अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, बट फिर भी वो उसी को कंज्यूम करता है, उसी को उसको परचेज करता है, तो इसका मतलब उसकी क्या है, हाई ब्रांड लॉयल्टी है। तो ब्रांड लॉयल्टी क्या है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू विच कंज्यूमर टेंड टू गेट कमिटेड, यानी कि वो उस ब्रांड के टुवर्ड्स कमिटेड है कि अगर मैं इसको परचेज करता हूँ तो मैं इसी को परचेज करता रहूँगा चाहे कितने ही और प्रोडक्ट आ जाएं। दैट इज ब्रांड लॉयल्टी टू अ स्पेसिफिक ब्रांड, यानी कि वो कमिटेड है एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए और उसी का कंटिन्यूसली रिपीट परचेज करता है। इट इज़ अ डिग्री टू विच अ कंज्यूमर कंसिस्टेंटली परचेज द सेम ब्रांड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि लगातार सेम ब्रांड को परचेज करना चाहे कितना ही कंपटीशन आ जाए। दैट इज ब्रांड इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किटकैट पसंद है तो चाहे कितनी ही और चॉकलेट आ जाए, आप कंटिन्यूसली जब भी आपको चॉकलेट लेनी होगी इसी को परचेज करोगे। इसका मतलब आपके अंदर ब्रांड लॉयल्टी है। और अगर एक ब्रांड अपनी लॉयल्टी क्रिएट कर सकता है कस्टमर्स के अंदर, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे कि उसकी कांस्टेंट डिमांड होगी, यानी कि लगातार डिमांड होती रहेगी। डिमांड लगातार होगी तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सेल्स उसकी रेगुलर होती रहेगी तो जिससे उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और जिस ब्रांड की लगातार डिमांड होती रहती है, लगातार उसकी डिमांड है, सेल्स है, तो इसका मतलब उसकी एक गुड रेपुटेशन और नेम बन जाता है। तो ब्रांड लॉयल्टी एक डिफरेंट नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ टाइप ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, कितने तरीके की ब्रांड लॉयल्टी होती है, 1 2 3। आपने खुद पे भी फील की होगी, आप तीनों के अंदर आ जाते हो। किसी ब्रांड के लिए आप हार्डकोर हो, किसी के लिए स्प्लिट हो और किसी के लिए शिफ्टिंग हो। हार्ड कोर ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है, एक कस्टमर ने एक जो प्रोडक्ट चुन लिया, अब चाहे कितने ही प्रोडक्ट आ जाएं वो उसी पे कमिटेड रहेगा, दूसरे पे शिफ्ट नहीं होगा। दैट इज़ हार्ड कोर ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि उसे आसानी से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वो हार्ड कोरली उस पर बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है और उसी ब्रांड को यूज़ करता रहता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के टुवर्ड्स कमिटेड है। और इतना आसान नहीं है, ये चैलेंज है न्यू फॉर्म्स के लिए कि उन कस्टमर्स को अपनी तरफ गेन करना जो हार्ड कोर लॉयल हैं किसी ब्रांड के लिए। तो हार्ड कोर ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है, एक ब्रांड आपने चुन लिया और उसी के टुवर्ड आप कमिटेड रहते हो। दैट इज हार्ड कोर ब्रांड लॉयल्टी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला था जैसे कि किटकैट, चाहे कितनी ही चॉकलेट आ जाए, आपने चुन लिया है कि आप इसी को परचेज करोगे, आपको यही खानी है और कोई नहीं खानी। सो दैट इज हार्ड कोर ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि आप एक ब्रांड को चुन लेते हो, उसी के टुवर्ड्स कमिटेड रहते हो। देन आती है स्प्लिट कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी, ये इससे थोड़ी कम होती है। इसका मतलब क्या है कि आप एक की बजाय 2-3 चुन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या है, थार पसंद है, आपको जैगवार पसंद है, तो आप क्या सोचते हो कि जब भी मुझे किसी को रिकमेंड करना होगा तो मैं इन 2 को ही रिकमेंड करूंगा। तो इसमें कस्टमर क्या करता है, लॉयल है बट 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांड के लिए लॉयल है, एक ब्रांड के लिए लॉयल नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांड के लिए लॉयल है। फॉर एग्जाम्पल आपको सैमसंग के फ़ोन पसंद है, वीवो के भी पसंद है, ओप्पो के भी पसंद है, तो अगर आपको जब परचेज करना होगा तो आप इसमें से किसी को भी परचेज कर लोगे, एक के टुवर्ड्स इतने लॉयल नहीं रहोगे। वो 2-3 के टुवर्ड्स लॉयल रहते हैं और उन्हीं के बीच में
टर्न करते रहते हैं। सो दीज आर द कस्टमर्स हु आर लोअर टू, मीन्स वो लॉयल हैं 2 से ज़्यादा ब्रांड्स के बीच में, बट लिमिट देयर ऑप्शंस, लेकिन इन 2 से बाहर नहीं जाते, उन्हीं 2-3 ब्रांड के अंदर क्या रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, स्प्लिट कस्टमर ब्रांड लॉयलिटी, यानी कि वो एक ब्रांड की बजाय 2-3 ब्रांड के लॉयल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किटकैट भी पसंद है, डेयरी मिल्क भी पसंद है, तो आप सोचते हो कि ये नहीं मिली तो ये भी ले लेंगे, ये नहीं मिली तो ये भी ले लेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट कस्टमर ब्रांड लॉयलिटी। लेकिन और कोई नहीं लेंगे, पर्क नहीं लेंगे, बाकी कोई नहीं लेंगे, तो वो हमारी होती है स्प्लिट कस्टमर ब्रांड लॉयलिटी। देन सबसे कम लॉयलिटी जो होती है वो होती है शिफ्टिंग कस्टमर ब्रांड लॉयलिटी। इसका मतलब क्या है, ये किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई इनकी लॉयलिटी नहीं होती, ईजिली शिफ्ट कर जाते हैं। सच कस्टमर विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम वन ब्रांड फॉर सर्टेन पीरियड, कि पहले आपने एक ब्रांड से लिया, फिर आपको वो नहीं मिला तो आपने बी से ले लिया, बी नहीं मिला तो सी से ले लिया, सी नहीं मिला तो डी से ले लिया। तो ये कभी किसी के लिए लॉयल होते हैं, कभी किसी के लिए लॉयल, कभी किसी के लिए लॉयल, और या बोल दो बिल्कुल लॉयल होते ही नहीं, किसी के लिए लॉयल नहीं होते, ऐसे ही शिफ्ट होते रहते हैं, स्विच होते रहते हैं। उनको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कस्टमर ब्रांड लॉयलिटी। कि अगर आपको डेयरी मिल्क नहीं मिली तो आप क्या करोगे, किटकैट ले लोगे, किटकैट नहीं मिली तो पर्क ले लोगे, पर्क नहीं मिली तो स्नीकर्स ले लोगे, जो मिली वो ले लोगे। वो हमारी होती है शिफ्टिंग कस्टमर ब्रांड लॉयलिटी। हार्डकोर सबसे ज़्यादा, स्प्लिट उससे थोड़ी कम, एंड शिफ्टिंग बहुत कम, दैट इज ब्रांड लॉयलिटी। अब कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड लॉयलिटी बिल्ड कर सकती है, क्योंकि हमने देखा उसके बहुत से बेनिफिट होते हैं, तो कैसे वो बिल्ड की जाती है, कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज करके उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करो, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को क्रिएट कर सके। कस्टमर्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर करो, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें उन्हें लगे कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उतनी कॉस्ट वो नहीं लगा रहे जितना बेनिफिट उन्हें हो रहा है। तो अगर ऐसा उन्हें लगेगा तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी तो उनकी लॉयलिटी होगी। कस्टमर को 360 डिग्री सर्विसेज दो, इसका मतलब कोई भी गैप मत छोड़ो। कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे कमी रह गई, आप हर तरीके की बेस्ट सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करो। कस्टमर्स पे अटेंशन पे करो, उनको रिवॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करो, उनके बर्थडेज पे उन्हें विश करो, ताकि आपको उनको लगे कि ब्रांड हमारे बारे में, मीन्स हम कितने कंसर्न्स हैं ब्रांड के लिए। देन स्ट्रॉन्ग इमेज को क्रिएट करने की कोशिश करो, कि कई बार अगर आपका ब्रांड इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज होती है ना, गुडविल अच्छी होती है, तो अपने आप लॉयलिटी आने लग जाती है, एंड एक ब्रांड की अच्छी वॉइस बनाओ। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का क्या मतलब है, जब आप एक ही ब्रांड के साथ ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल कि 2 प्रोडक्ट आपके हैं, 1 और 2, उसी ब्रांड के साथ जब किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि कुछ एक्सटेंड कर रहे हो सेम ब्रांड के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट अंडर सेम ब्रांड, सेम ब्रांड नेम के अंदर एक और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, दैट इज ब्रांड एक्सटेंशन। यानी उस ब्रांड को अब हम और बढ़ा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन। जब भी हम नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अब टाटा है, टाटा अगर नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो उसके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन कि वो टाटा का ही नाम ले, यानी कि सेम ब्रांड की नया प्रोडक्ट जो भी है, फॉर एग्जांपल टाटा क्या लेके आ रहा है, अगर हम वॉच करें, क्या वो टाटा वॉच लेके आया तो टाटा क्यों ही वो यूज़ करे, उसी ब्रांड नेम को वो यूज़ करे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पहली उसके पास ऑप्शन है कि उसी ब्रांड नेम को वो यूज़ कर ले। या फिर वो उस वॉच के लिए कुछ नया ब्रांड नेम लेके आ जाए, ये उसके पास ऑप्शन है। या फिर वो क्या करे, कॉम्बिनेशन करे कि टाटा को भी अटैच करे, साथ साथ नया ब्रांड नेम भी अटैच कर दे, दोनों चीज़ों को अटैच करे, तो वो कॉम्बिनेशन को भी यूज़ करते हैं। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट लेके आते हो तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप नया ब्रांड नेम भी लेके आ सकते हो, सेम ब्रांड को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर दोनों का मिक्स भी यूज़ कर सकते हो। जब आप नया लेके आते हो तो सिंपल वो तो न्यू ब्रांड होता है, लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग ब्रांड के अंदर ही, यानी कि सेम ब्रांड के अंदर ही उसे इंट्रोड्यूस करते हो, उसे हम बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके अंदर आप न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, दैट इज ब्रांड एक्सटेंशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ब्रांड नेम है ABC, इसके अंदर क्या है, उसके 3 प्रोडक्ट हैं। अब अगर वो 4th प्रोडक्ट लेके आ रहा है, उसको भी इसी ब्रांड नेम के साथ लेके आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, ब्रांड एक्सटेंशन है। व्हेन अ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन यूजेस एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, यानी कि जो ऑलरेडी ब्रांड है उसी को यूज करते हैं नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन। तो एग्जिस्टिंग ब्रांड हमारा क्या हो जाएगा कि जो ऑलरेडी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन थी ABC, इसके ये A, B एंड C अलग अलग ब्रांड थे, इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट थे। अब इस ब्रांड के अंदर आप ये पहले से तो 2 प्रोडक्ट हैं, अब आप एक और प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ए ब्रांड का एक्सटेंशन कर रहे हो। तो जिस ब्रांड का एक्सटेंशन हो रहा है, यानी कि जिस एग्जिस्टिंग ब्रांड को आप यूज़ कर रहे हो नए ब्रांड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट ब्रांड। और जो नया ब्रांड आपने इसके अंदर डाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब ब्रांड। तो ये हमारा क्या होता है, पेरेंट ब्रांड, और ये हमारा क्या हो जाता है, सब ब्रांड। यानी कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है जिसके अंदर नए को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो पेरेंट ब्रांड, जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है उसको हम बोलते हैं सब ब्रांड। अब 2 तरीके से हम ब्रांड की एक्सटेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैटेगरी एक्सटेंशन, अनदर इज लाइन एक्सटेंशन। मैं अभी समझाती हूँ, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा, काफ़ी ईजी है। कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल स्टार ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर काफ़ी कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हम लेके चलते हैं कि फूड,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब फूड से रिलेटेड एक ब्रांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक ब्रांड नेम है और इससे रिलेटेड एक ब्रांड नेम है। फॉर एग्जांपल इनके ब्रांड नेम का नाम है ए, इनका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो ए के अंदर ऑलरेडी क्या है, 2 प्रोडक्ट हैं, 1 और 2। अगर वो इसके अंदर 3 प्रोडक्ट लेके आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, एक लाइन है, इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो एक और ब्रांड लेके आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांड लाइन एक्सटेंशन। यानी कि इस ब्रांड की लाइन को हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। तो ये हमारा क्या है, ब्रांड लाइन एक्सटेंशन, जिसके अंदर ये पेरेंट ब्रांड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सब ब्रांड हो जाएगा। यानी कि एक कैटेगरी के अंदर एक और प्रोडक्ट लेके आना, नई कैटेगरी नहीं लेके आ रहे, फूड के अंदर ही हम एक और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, चॉकलेट्स थे, बिस्किट थे, अब हम क्या हो गए, कैंडीज भी लेके आ गए। तो वो कैंडी क्या है, उसी के अंदर आ गई, फूड के अंदर ही आ गई। तो उसी लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं वो हमारा होता है लाइन एक्सटेंशन। लेकिन अगर हम क्या करते, इसके अलावा एक और क्या लेके आ जाते, फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम फूड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑटोमोबाइल की ओर लेके आ रहे हैं कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इसी ब्रांड, इस ब्रांड के साथ नई क्या लेके आ रहे हैं, कैटेगरी लेके आ रहे हैं। नई लाइन के अंदर प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे, नई कैटेगरी ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सटेंशन। तो कैटेगरी एक्सटेंशन क्या होता है कि जब हम एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करते हैं, और लाइन का मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसी के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, कैटेगरी एक्सटेंशन एंड लाइन एक्सटेंशन। तो ये हमारे क्या थे, वेरियस एक्सटेंशन जो हम प्रोडक्ट के कर सकते हैं। जो ब्रांड एक्सटेंशन 2 तरीके के होते हैं, लाइन एक्सटेंशन, कैटेगरी एक्सटेंशन, की लाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कैटेगरी है उसी के अंदर नया लेके आते हैं, वो हमारे क्या हो जाता है, लाइन एक्सटेंशन। और एक पहले से 3 कैटेगरी एक और कैटेगरी लेके आ रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाती है, कैटेगरी एक्सटेंशन। अगर ब्रांड का एक्सटेंशन किया जाता है तो उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो नई नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, जिससे गुडविल और रेपुटेशन और इंक्रीज हो जाएगी कि हमारी लाइन जो है वो फिल हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर कर सकेंगे। क्योंकि पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट लेके आते थे, फूड के लेके आते थे और एग्रीकल्चर के लेके आते थे, अगर ऑटोमोबाइल लेके आ जाएंगे तो जो एरिया था जहां पे हमारा ऑटोमोबाइल का एरिया कवर नहीं था वो भी कवर हो जाएगा, तो मार्केट शेयर इंक्रीज होगा और ब्रांड नेम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो ये हमारे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।